पिछले दिसंबर माह से दिनेश विजय निर्मित और लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म छावा चर्चाओं में घिरी हुई है। पहले यह फिल्म पुष्पा 2 के साथ 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, फिर इसकी तारीख बदलकर 14 फरवरी कर दी गई थी। अब 14 फरवरी यानी कि आज यह फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। फिल्म को लेकर कई तरह के विवाद भी हुए जब इसका ट्रेलर आया, पर फिल्मकार ने फिल्म के पक्ष में कुछ राजनेताओं को जोड़कर इसे एक अलग रंग दे दिया, तो वहीं सोशल मीडिया पर इस फिल्म का जमकर हुआ खड़ा कर दिया गया। यही नहीं, फिल्म के एडवांस बुकिंग भी जबरदस्त हुई है, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन व एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को लेकर इन दोनों बॉलीवुड के फिल्मकार हमेशा कटघरे में खड़े नजर आते हैं, इसलिए इस पर हम बहुत कुछ बात करना उचित भी नहीं समझते। हमें तो आप सभी की मूल्यवान समय और आपकी गाढ़ी कमाई के साथ सिनेमा के विकास की फिक्र रहती है, उसे ध्यान में रखकर हम छावा की रिव्यू लेकर आ रहे हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने फिल्मी संगम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। 17वीं सदी में एक तरफ मुगल साम्राज्य अपने पैर पसार रहा था, तो वहीं मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। ऐसे ही दौर में दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की लौ जगाते हुए मुगलों के विनाश का प्रण लेकर मराठाओं को बहुत कम ताकत होते हुए भी औरंगजेब के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। उनकी एकमात्र इच्छा हिंदवी स्वराज ही थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे और दूसरे छत्रपति राजा संभाजी महाराज ने भी 210 लड़ाइयाँ लड़ी थी मुगलों के खिलाफ। संभाजी की वीरता व उनकी रणनीति के आगे गोवा, कर्नाटक सहित कई इलाके नतमस्तक थे। तो वहीं औरंगजेब भी परेशान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह किस तरह संभाजी से जीत हासिल कर सके। ऐसे ही वीर सपूत जिसने स्वराज के लिए अपनी जान देश के नाम न्यौछावर कर दी, उसी पर शिवाजी सावंत ने 1980 में एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था छावा। छावा का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का बच्चा। संभाजी महाराज वास्तव में बलशाली थे और सभी जानते हैं कि 32 साल की बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई थी। शिवाजी सावंत के इसी उपन्यास छावा पर छावा नामक फिल्म लेकर लक्ष्मण उटेकर आए हैं, जो कि इससे पहले लुका छिपी, मिमी और जरा हट के जरा बच के जैसी रोमांटिक या सोशल मैसेज वाली फिल्में निर्देशित करते रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने एक ऐतिहासिक फिल्म छावा निर्देशित की, जिसमें उन्होंने संभाजी की गरिमा को बढ़ाने के बजाय उसे आहत करने का ही काम ज़्यादा किया है। जी हाँ, यही फिल्म देखने के बाद एहसास होता है। पर आप फिल्म निर्माता, निर्देशक व लेखकों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने तो फिल्म के शुरू होने से पहले ही लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर यानी अस्वीकृतिकरण दे दिया है। फिल्म के निर्माताओं की तरफ से फिल्म के शुरू होते ही अस्वीकरण दिया गया है कि उन्होंने किसी धर्म या इंसान का अपमान करने के लिए इसमें कोई भी चीज़ नहीं रखी है, पर फिल्म को मनोरंजन बनाने के मकसद से सिनेमाई स्वतंत्रता लेते हुए कुछ फेरबदल किए हैं। यह पहली बार हुआ है जब लंबे चौड़े डिस्क्लेमर अस्वीकरण को आवाज़ भी दी गई है। अन्यथा अब तक होता यह था कि निर्माता अस्वीकरण पर्दे पर दे देते थे, जिसे दर्शक पढ़ नहीं पाता था। पर अहम सवाल यह है कि क्या किसी भी ऐतिहासिक किरदार या घटनाक्रम के साथ इस तरह का काम किया जाना चाहिए कि मतलब आप अस्वीकरण दे दें, डिस्क्लेमर दे दें और फिर कुछ भी बदल दें? उम्मीद थी कि इस फिल्म से वह मराठा साम्राज्य व छत्रपति शिवाजी महाराज तथा उनके बेटे संभाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य पर रोशनी डालते हुए संभाजी की वीरता को सही परिप्रेक्ष्य व संदर्भ में पेश करेंगे, मगर ऐसा करने में वह बुरी तरह से विफल हो गए हैं। यूं तो इस फिल्म को लेकर इतिहासकार और इतिहास को जानने वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे, पर जो हमने इतिहासकारों से बात की है और जो हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, उसके आधार पर ही आज हम इस फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं। औरंगजेब द्वारा संभाजी को टॉर्चर करना हो या कई अन्य दृश्यों में लक्ष्मण उटेकर ने इतनी अति कर दी है कि सब कुछ अविश्वसनीय व बनावटी लगने लगता है, जिससे दर्शकों का उन पर से विश्वास उठ जाता है। लक्ष्मण उटेकर यह भूल गए कि संभाजी इंसान थे, भगवान कृष्ण नहीं।
इतना ही नहीं, फिल्म में कहानी के नाम पर वह कुछ नया नहीं बता पाए हैं, केवल युद्ध व मारधाड़ के अलावा। इसी वजह से लक्ष्मण उतेकर ने फिल्म का सत्यानाश कर डाला। हम आगे बढ़ने के पहले थोड़ी सी फिल्म की कहानी की भी चर्चा कर लेते हैं। 2 घंटे 41 मिनट की लंबी अवधि वाली फिल्म छावा की शुरुआत अजय देवगन की आवाज में मुगलों और मराठाओं के इतिहास की झलक के साथ होती है। औरंगजेब के किरदार में अक्षय कुमार को खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे। इस खबर से औरंगजेब बहुत खुश होता है और वह गरीबों में धन बंटवा के कहता है कि गरीबों को अमीर बना दो। क्या बात है। औरंगजेब को लगता है जब यह अब वह आराम से मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन औरंगजेब की यह खुशी बहुत जल्दी कापूर हो जाती है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जिस इस किताब में विकी कौशल है, मुगलों के सबसे कीमती शहर बुरहानपुर पर आक्रमण करके औरंगजेब की यानी कि मुगलों की पूरी सेना को परास्त कर देते हैं। वह बुरहानपुर शहर को तहस नहस कर यहाँ की सारी संपत्ति लेकर रायगढ़ चले जाते हैं और जाते हुए औरंगजेब को चेतावनी दे जाते हैं कि अगर उन्होंने दक्षिण की तरफ निर्णय की तो इसके बहुत बुरे परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। इस हार से औरंगजेब इस कदर तिलमिला उठता है कि वह अपना राजमुकुट उठाकर कुर्सी पर रखते हुए कसम खाता है कि मराठा सम्राट का समूल सफाया करने के बाद वह अब इस मुकुट को अपने सिर पर धारण करेंगे। इधर उनका बेटा अकबर संभाजी की शरण ले चुका होता है। उधर औरंगजेब अपनी लाखों की सेना को अलग अलग दिशा से रायगढ़ पर हमला करने के लिए रवाना करते हैं। एक तरफ से उनका बेटा शहजादा आलम मोर्चा संभालता है, जो कि मराठों द्वारा मारा जाता है। जब शहजादा आलम के मारे जाने की खबर आती है तो औरंगजेब की बेबसी, उनका गुस्सा देखने लायक होता है। पर वह चुप कहाँ बैठने वाले। 1 फरवरी 1689 को औरंगजेब ने संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई के रिश्तेदारों व संभाजी के दरबार से जुड़े सिरके व अन्नाजी दत्तों की मदद से धोखे से अपनी फौज के माध्यम से संभाजी को युद्ध के मैदान में गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें बंदी बनाकर भयानक यातनाएं दी। उनके हाथ और पैर के सभी नाखून उखड़वा दिए, दोनों आंखें निकलवा दी, जेब कटवा दी, पर संभाजी ने आ नहीं भरी। औरंगजेब को उनके अंदर दर्द नजर नहीं आया। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर खलने लगी। संभाजी देश और धर्म की रक्षा के लिए मौत का सामना करने में अपनी अविश्वसनीय बहादुरी का परिचय देते हैं। वह स्वराज से समझौता करने को तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि जब औरंगजेब उनके सामने समझौते का प्रस्ताव रखता है तो खुद संभाजी औरंगजेब से कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमसे हाथ मिला लीजिए और आपको धर्म भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंततः संभाजी का 11 मार्च 1689 को मृत्यु हो गई थी। फिल्म में इस बात को बहुत ही धूलमुल तरीके से पेश किया गया है। सवाल यह है कि फिल्म के प्लस या माइनस पॉइंट क्या है और इस फिल्म को देखने के लिए पैसे खर्च किए जाने चाहिए अथवा नहीं किए जाने चाहिए। देखिए, इसका निर्णय तो आप ही लेंगे। हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, उसके आधार पर आप सोचिए कि आपको अपनी गाढ़ी कमाई छावा जैसी फिल्म देखने के लिए खर्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, यह जरूर कह दें कि इस फिल्म को देखने से आपको इतिहास की कोई समझ नहीं मिलने वाली। उसके लिए तो आपको इतिहास की किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म इतिहास के साथ न्याय तो नहीं कर पाई है। फिल्म की पटकथा काफ़ी कमज़ोर है। फिल्म का लक्ष्मण उतेकर इतिहास, ऐतिहासिक तथ्यों और समाज के व्यक्तित्व, उनकी निडरता और वीरता के बीच समुचित सामंजस्य बैठाने में असफल रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब एक खूबसूरत कोबरा सांप की तरह था, पर छावा में औरंगजेब को बहुत ही अजीबोगरीब गितब दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर देखकर इतिहासकार और संभाजी नामक उपन्यास लिख चुके विश्वास पाटिल ने तो इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि लक्ष्मण उतेकर का औरंगजेब किसी जामा मस्जिद के सामने भीख मांगने वाला भिखारी नजर आता है। वीडियो के दृश्यों में तो दर्शक एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो के दृश्यों में बहुत कुछ ऐसा है जो कि लोगों ने बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। जिस तरह की कारें और हेलीकॉप्टर दौड़ते हैं, उससे यह युद्ध बहुत अलग है। क्योंकि दूसरी बात, मराठाओं की युद्ध शैली गुरिल्ला शैली रही है। यहाँ पर निर्देशक को प्रयोग करने के काफ़ी अवसर मिल गए। मसलन नदी के अंदर छिपे मराठाओं द्वारा मुगल सेना पर हमला करना, या
खेतों के बीच से निकलकर आना और मुगल सेना पर हमला कर देना, या पैरों की ऊंचाइयों पर बैठे मराठा नीचे सड़क से गुजर रहे मुगल सेना पर हमला कर देते हैं। इस तरह की चीजें अमूमन लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं, इसलिए यह सारे युद्ध के दृश्य बहुत ही आनंदित करने वाले लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि युद्ध के कुछ दृश्य गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स से प्रेरित भी नजर आते हैं। खैर, हम और आगे बात बताएं कि युद्ध के अलावा जो बाकी दृश्य इस फिल्म में हैं बहुत बोर करते हैं। संवाद तो बहुत ही घटिया है। इस फिल्म को लंबे लंबे युद्धों के बजाय उस तनाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी जो एक कमरे में होते हैं, क्योंकि दो पार्ट केवल बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो ये तनाव होता है वह कलाकार के चेहरे पर जब नजर आता है तो कहीं एक अलग तरह की कलाकार की अपनी क्षमता भी और कहानी में भी एक बल मिलता है। लेकिन लक्ष्मण उतेकर ने तो सिर्फ एक ऐसी फिल्म बनाई है जहां हर 5 मिनट में युद्ध होता है, यानी कि उन्हें वह युद्ध घोष से इतर कुछ सोच ही नहीं पाए। निर्देशक ने जिस तरह से विक्की कौशल यानी कि संभाजी महाराज के किरदार को पेश किया है इस फिल्म में, उसमें तमाम कमियां नजर आती हैं। कई जगहों पर संभाजी के रूप में विक्की का चीखना, चिल्लाना और उनका गुस्सा बहुत बनावटी लगता है। कहीं कुछ सीन ऐसे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि लक्ष्मण उतेकर ने छोटी छोटी बातों पर गौर किया होता और थोड़ा सा रिसर्च कर लिया होता, राजा या मराठा छत्रपति कैसा था उस पर शोध कर लिया होता, तो शायद यह फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। लेकिन आज की तारीख में फिल्म कौन सा समस्या यही है कि वह एक किताब को उठा लेंगे, उससे जो दृश्य उन्हें अपने उपयोगी लगेंगे वही रखेंगे, बाकी कहीं कोई शोध नहीं, कोई रिसर्च नहीं करते हैं। लक्ष्मण उतेकर ने सबसे बड़ी गलती एक ये भी की है कि संभाजी के अलावा किसी भी अन्य चरित्र को, फिर चाहे वह संभाजी की षड्यंत्रकारी सौतेली माँ सोयराबाई हो जिसे दिव्या दत्ता ने निभाया, या उनके वफादार सेनापति हम्बीर राव हों जिसे आशुतोष राणा ने निभाया, या उनके सलाहकार और दरबारी कवि कलश हों जिसे विनीत कुमार सिंह ने निभाया, इन किसी भी चीज को ठीक से नहीं कर पाए हैं, ठीक से लिखा ही नहीं है। राजा की बात करने के ढंग, चाल ढाल, युद्ध के दौरान मैदान पर उसके व्यवहार आदि पर भी रिसर्च करने की जरूरत थी, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो अजीब सा लगता है, गलत लगता है। सिनेमाई स्वतंत्रता के नाम पर फिल्म के लेखकों और निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने कहानी के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ की है उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। फिल्म में दिखाया गया है कि मुगल सेना छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब के सामने लाती है और उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता है। संभाजी जी की मृत्यु पर उनके शरीर के साथ औरंगजेब ने जो कुछ किया था उसे फिल्म में दिखाया ही नहीं गया। इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी येसुबाई व उनके बेटे साहू को औरंगजेब ने कब तक कहाँ बंदी बनाकर रखा था या नजरबंद करके रखा था, इस पर फिल्म पूरी तरह से मौन रहती है, उस पर फिल्म कोई बात नहीं कहती। फिल्मकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी को भगवान जैसी स्थिति में दिखाते हुए पुर्तगालियों के साथ युद्ध, मुरूद, जंजीरा किले का प्रयास, छत्रपति बनने से पहले पन्हाला किले में संभाजी के बंदी दिनों जैसे विवादास्पद अध्यायों को भी अपनी फिल्म में रखने से पूरी तरह बच गए हैं। इस तरह फिल्म में तो ऐसी फिल्म है जिसमें आधी अधूरी कहानी पेश की गई है। इन सारी बातों को हमसे तो ज़्यादा इतिहासकार व इतिहास के को समझने वाले ही बेहतर रूप से देखकर समझ सकते हैं और हमें उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। विक्की कौशल की फिल्म के क्लाइमैक्स में यातनापूर्ण दृश्य जो हैं कहीं न कहीं परेशान करते हैं, और वह दृश्य द पैशन ऑफ क्राइस्ट में यीशु की व्यवस्थित रूप से हत्या की भी याद दिला देती है। फिल्म में भावनाओं का तो घोर अभाव है। फिल्म का संवाद बहुत ही कमजोर है, फिल्म की गति भी धीमी है। एडिटर को चाहिए था कि इस फिल्म को एडिटिंग टेबल पर कसकर कम से कम आधे घंटे की फिल्म तो छोटी की जा सकती थी।
अफसोस फिल्म के संगीतकार ए आर रहमान ने जिस तरह का संगीत दिया है वह दुख देता है। कम से कम उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना घटिया संगीत परोसेंगे। युद्ध के दौरान बैकग्राउंड में जो गीत बजता है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान के पास कोई नगाड़े बजा रहा हो, जबकि युद्ध के दौरान बैकग्राउंड में वीर रस का ऐसा गीत होना चाहिए था कि युद्ध लड़ रहा हर सैनिक के अंदर जोश भर जाए और उसके अंदर की वीरता इतना हिलोरे मांगे कि वह सामने वाले शत्रु पर इस तरह टूट पड़े कि शत्रु ने कभी कामना न की हो। कैमरामैन सौरभ गोस्वामी प्रकाश की जरूर तारीफ करनी पड़ेगी। वह मिट्टी के स्वर और गति को कुशलता से संतुष्ट करते हैं। युद्ध के दृश्यों में से एक दृश्य में संभाजी और उनके सैनिक मुगल लड़ाकों की भीड़ से घिरे हुए हैं, जो हर तरफ से दबाए जाने के बावजूद दिखाई विदाई हो रहे थे। यह कैमरामैन का काम अति सुंदर है। और भी कई दृश्य जहां लगता है कि कैमरामैन ने कमाल का काम किया है। आइए अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कलाकारों ने अपने किरदारों को निभाते हुए न्याय किया है या वह अपनी अभिनय कौशल का जलवा दिखाने से चूक गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभाजी उर्फ छावा के कैरेक्टर में विक्की कौशल के अभिनय की बात। विक्की कौशल का अभिनय देखकर हमें एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जी हाँ, विक्की कौशल ने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किरदार को निभाते हुए अपनी प्रतिभा को साबित करने का सुनहरा मौका गंवा दिया। और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद उन्हें स्क्रिप्ट से बहुत अच्छी मदद न मिली हो या निर्देशक की भी मांग रही हो कि क्या करना है उन्हें, पर गलत है। वह हर दृश्य में ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। संभाजी दरबार लगाते समय या अपने सलाहकारों को पवित्र युद्ध के लिए उकसाते समय बामुश्किल ही शाही होते हैं। परिणामतः विक्की कौशल ने संभाजी की गरिमा को धूमिल करने का ही काम किया है। जी हाँ, यही सच है कि कहीं न कहीं विक्की कौशल और निर्देशक से चूक हुई है। विक्की कौशल ने तो संभाजी को धूमिल करने का काम किया ही है। कुछ दृश्यों को छोड़ दें तो पूरी फिल्म में जिस तरह से वह चीखते या चिल्लाते नजर आते हैं वह एक राजा के गुण साबित नहीं करते। राजा के बात करने के ढंग, चाल ढाल, युद्ध के मैदान पर उनके व्यवहार आदि पर निर्देशक के साथ साथ कलाकार यानी कि विक्की कौशल को खुद भी रिसर्च करना चाहिए था और उस पर काम करना चाहिए था। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फिल्म देखकर एहसास होता है कि विक्की कौशल ने संभाजी व उनकी वीरता के मन को समझ नहीं पाए। देखिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि संभाजी कोई आम बलशाली योद्धा नहीं थे, बल्कि वह रणनीतिकार थे और उनकी एक सोच थी। वह स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे। वह कोई अपनी लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। औरंगजेब के किरदार में पटकथा से मदद न मिलने के बावजूद अभिनेता अक्षय खन्ना ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। वह अपने अभिनय से औरंगजेब के किरदार में गहराई भी लाते हैं। बहुत ही सधे हुए शब्दों में वह संवाद अदायगी करते हैं। अपने हर लुक में अपनी चुप्पी से ही खौफ पैदा कर देते हैं। अक्षय खन्ना ने अपनी आंखों का भरपूर उपयोग किया है। जब संभाजी हार मानने से इनकार कर देते हैं, जब उन्हें संभाजी को यातना देने के बाद भी संभाजी के अंदर से दर्द का एहसास नजर नहीं आता, दर्द की चीख नहीं निकलती हुई नजर आती, तब औरंगजेब का अहंकार आहत होता है, जो कि औरंगजेब के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। इसे कहते हैं कमाल का अभिनय। वैसे हमने जो कुछ इतिहास में पढ़ा है और जो कुछ भी कुछ लोगों ने हमें बताया उसके अनुसार औरंगजेब के किरदार का लुक गलत दिया गया है। इस औरंगजेब की लुक को लेकर आपत्ति जरूर है। औरंगजेब एक खूंखार मगर अति सुंदर इंसान था। रश्मिका मंदाना ने महारानी येसुबाई के किरदार को गहराई देने में कुछ हद तक ही सफल रही हैं, लेकिन उनके मुंह से निकले हुए तमाम डायलॉग इस बात का एहसास कराते हैं कि वह महाराष्ट्रियन नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय हैं। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि महाराष्ट्रियन पोशाक व ज्वेलरी पहन लेने से कोई महिला महाराष्ट्रियन नहीं बन जाती। तो उसके लिए आपको संवाद अदायगी
वह चालधार पर उठने बैठने पर काम करना चाहिए था, लेकिन वह सब समझने की कोशिश किसी ने भी जरूरत नहीं समझी। कम से कम यह शिकायत तो रस्म से रहेगी। औरंगजेब की बेटी जीनत उन निस्सा बेगम के चरित्र के साथ दाना पेंटी बिल्कुल न्याय नहीं कर पाई। पर्दे पर उन्हें देखते हुए लगता है जैसे कि उनसे जबरन अभिनय कराया जा रहा हो। संभाजी के सलाहकार व कवि कलश की छोटी सी भूमिका में विनीत कुमार सिंह अपनी छाप छोड़ जाते हैं। क्लाइमैक्स में विनीत कुमार सिंह और संभाजी बने विकी कौशल के बीच की कविता बहुत कुछ आपके दिल में घर कर जाती है, आपके दिल को कहीं न कहीं आहत कर जाती है। सयाजी मालवीय की भूमिका में संतोष जुवेकर अपने किरदार के साथ न्याय करने में सफल रहे हैं। अकबर के किरदार में नील भूपालन ठीक ठाक ही नजर आए हैं, वैसे उनके हिस्से करने का कुछ खास था नहीं। मराठा की वफादारी और दृढ़ता का प्रतीक सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की भूमिका में आशुतोष राणा व सोयराबाई की भूमिका में दिव्या दत्ता का अभिनय कमाल का है। इनकी किरदार में भी कोई बहुत बड़ा जलवा नहीं है, क्योंकि इनके किरदार ठीक से लिखे नहीं गए, फिर भी इन दोनों ने अपनी अभिनय क्षमता से इन किरदारों को एक जान जरूर दी है, जीवंतता जरूर प्रदान की है।